एसी सीरीज सर्किट, एसी श्रेणी परिपथ। तो यहाँ पे जो है पहले जो अपन ने समझा था इंडक्टर के बारे में समझा था, मगर वो प्योर इंडक्टर था। मगर यहाँ पे रियल में प्योर इंडक्टर कुछ नहीं होता। हर एक कॉइल में या कोई भी वाइंडिंग होगी या कॉइल होगा उसमें इंडक्टर में, तो उसके साथ जो है रेजिस्टेंस होगा ही होगा, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस की कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, कोई सा भी अच्छा मटेरियल ले लें। तो इसलिए अपन जो है उसको समझने के लिए जो है जे सीरीज सर्किट को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है आरएल सीरीज एसी सर्किट के बारे में समझते हैं। तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर को लगाया गया, सीरीज में जोड़ा गया और एसी सप्लाई दी गई है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने सप्लाई दिया तो यहाँ पे करंट जो है एक ही फ्लो होगा, करंट जो है यहाँ पे कॉमन रहेगा। तो ये करंट जो है यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, वीआर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और सेम करंट इससे भी फ्लो होगा तो यहाँ पे भी जो है वीएल वोल्टेज ड्रॉप होगा इस इंडक्टर में। तो इसी को अपन समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे पहले से पता है कि ये रेजिस्टेंस का ये सब जो है वेक्टर डायग्राम दिए गए हैं या फेजर डायग्राम दिए गए हैं। ये रेजिस्टेंस का वेक्टर डायग्राम है, करंट और वोल्टेज जो है एक ही साथ चलता है। तो उसके बाद जो है इंडक्टर है, वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री, ये दोनों डायग्राम बताए गए हैं। तो मगर ये अपन को ऐसा सेलेक्ट इन दोनों में से ये देखो यहाँ पे इंडक्टर में दो डायग्राम है, तो अपन को इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना ये थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे देखिए कि रजिस्टेंस यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस वाले में करंट जो है राइट की ओर जा रहा है, राइट की दिशा बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तो राइट की ओर दिखा रहा है और एक जो है नीचे की ओर दिखा रहा है। तो अपन को सेम यहाँ पे करंट कॉमन है, इसलिए यहाँ पे ऐसा करंट लेना है जो दोनों में एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये वाला सेलेक्ट होता है। तो इन दोनों के बेस पे हम क्या करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम जो है एक वेक्टर डायग्राम जनरेट करते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है हमने ये वाली लाइन खींचा, तो ये वाली लाइन जो है अपन ने ये खींच दिया। तो यहाँ पे जो है ये जो है करंट आगे पीछे कर सकते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये करंट, ये वाली लाइन जो है आपकी सीधी लाइन हमने खींच दिया है, ये करंट का लाइन शो करता है। और यहाँ पे हमने वीआर को शो कर दिया यहाँ पे रजिस्टर के लिए। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे करंट दोनों के कॉमन है, ये इस साइड जा रही है, करंट भी इस साइड जा रही है, मतलब ये दोनों का एक ही कॉमन लाइन ये बना। तो उसके बाद बचा क्या इस वाले इंडक्टर में, तो ऊपर मतलब ये वीएल वाली लाइन बनी, वीएल वाली लाइन बची, तो ये ऊपर की ओर शो होगा। तो ये जो है यहाँ से हमने ऊपर की ओर शो किया है लाइन को, यहाँ पे लिख दिया हमने वीएल। अब ये दोनों वीआर और वीएल में इन दोनों में एक वैल्यू मिलेगी हमें, जो मिल के एक वैल्यू मिलेगी जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं परिमाण। तो ये हमें जो इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू जो मिल रहा है, ये जो हमारे पास ये लाइन खींचा हमने यहाँ पे वी शो किया, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है। और हमें जो एंगल मिलेगा, फेज डिफरेंस मिलेगा, जो मिलेगा ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 5 से शो किया हमने। तो इसके बाद जो है हमें इसमें इस सर्किट में एक हमें वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस। आप देखो इसमें भी रेजिस्टेंस तो है, उसके बाद इंडक्टर में भी क्या होता है, रिएक्टेंस होता है जो करंट को विरोध करता है। तो इसलिए वो करंट का विरोध करने वाली चीज की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस ही होगी। इन दोनों का एक कॉमन रेजिस्टेंस निकलेगा जो करंट को कितना विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा होती है, इसको जेड से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है √R² + XL का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम बनेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है करंट को रोकने वाली है, इसलिए इस दोनों की यूनिट जो है ओम ही होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये एंगल को हमें फाइंड करना है, जैसे इनको ज्ञात करनी है, ये एंगल को हमें ज्ञात करनी है। तो हम किसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं, ये फेज एंगल या फेज डिफरेंस बोलते हैं। ये फाई = tan इनवर्स XL/R, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। आरसी सीरीज एसी सर्किट, तो
इसमें यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कोई कैपेसिटर जो है प्योर नहीं होता। जो प्योर कैपेसिटर के बारे में बताया था उसमें, तो वो रियल में कैपेसिटर जो है प्योर नहीं होता। कुछ प्लेट जो कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं या मटेरियल होते हैं उसमें भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद होता है। इसलिए यहाँ पे उसको समझने के लिए प्रैक्टिकली रूप में समझने के लिए प्रैक्टिकली यही रहते हैं, तो वो जो है आइडियली केस होता है। इसलिए उसको समझने के लिए यहाँ पे आरसी सर्किट का यूज़ किया गया। तो आरसी को सीरीज फॉर्म में हमने कनेक्ट किया है, तो उसको सप्लाई के साथ जोड़ा है। जैसे हमने सप्लाई के साथ जोड़ा है तो एक करंट फ्लो होगी जो रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, जो वोल्टेज ड्रॉप करके वीआर बताएगा, और कैपेसिटर के थ्रू जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप करके वीसी बताएगा। तो यहाँ पे करंट क्या है अभी भी कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे अपन जानते हैं कि भाई इसके वेक्टर डायग्राम जो है ये रेजिस्टेंस कैसे टाइप का होता है, कैपेसिटर का ये होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट जो है लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये अब सेलेक्ट करना है कि रेजिस्टेंस तो एक ही है, इसमें कोई सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं है। कैपेसिटर में 2 डायग्राम है, इनमें कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट की दिशा की ओर ही यहाँ पे हमें क्या करना, सेलेक्ट करना है। कैपेसिटर में भी तो करंट की रेजिस्टेंस की दिशा इस साइड है, तो करंट की दिशा भी कैपेसिटर में भी उसी साइड होनी चाहिए। तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया है। इन दोनों के बेस पे हमें क्या करना है, एक वेक्टर डायग्राम क्रिएट करना है इस आरसी सर्किट के लिए। तो ये देखिए, अब हमने रेजिस्टेंस वाले में से यहाँ पे कॉमन क्या था, करंट को लेके चलना है। हमेशा करंट कॉमन रहेगा इस सर्किट में सीरीज में, इसलिए करंट वाली लाइन को सबसे पहले शो करना है। तो ये वाली सीधी लाइन खींचा आपने, ये सीधी लाइन खींचा, करंट यहाँ पे लिख दिया। मगर यहाँ पे एक करंट जो है यहाँ पे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है बस बताना पड़ता है कि एक ही दिशा में एक साथ चलते हैं, बस इसमें आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे वी आर लिख के यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसलिए हमने ये लाइन खींच के यहाँ पे आई शो किया है। ये दोनों, इसकी करंट और इसकी करंट दोनों की कॉमन करंट ये कहलाएगी। तो उसके साथ जो अब वी आर बचा, वी आर हमने यहाँ लिख दिया है। वीसी बचा, यहाँ पे कैपेसिटर के वीसी बचा, तो हमने ये कैपेसिटर की वीसी किस साइड जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो हमने यहाँ पे नीचे की ओर खींच दिया, वीसी लिख दिया। अब वीआर और वीसी में एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, परिमाण वोल्टेज मिलेगा, परिमाण एक वैल्यू मिलेगी, परिमाण मान मिलेगा, जिसे वी से शो किया गया है, यहाँ पे लिखा होगा। और यहाँ पे आपको फाई एंगल मिलेगा, मतलब फेज डिफरेंस मिलेगा इन दोनों वोल्ट वीसी और वीआर के बीच में। अब यहाँ पे ये सर्किट तो हमने देख लिया, फेजर डायग्राम इस टाइप का होगा। मगर यहाँ पे जो है इस सर्किट के थ्रू करंट कितना करंट के लिए कितना अपोजिशन वाली रेजिस्टेंस होगी, मतलब इसमें जो है इम्पीडेंस कहलाती है। एसी सर्किट में इम्पीडेंस होती है। तो यहाँ पे करंट का विरोध, मतलब ये रेजिस्टेंस भी विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे इस सर्किट में अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे रिएक्टेंस भी है ना। कैपेसिटर में क्या करता है, वो भी एसी सर्किट को, एसी सप्लाई को क्या करता है, अपोज करता है, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये दोनों के कारण जो है एक अपोजिशन उत्पन्न हो रहा है। अब वो अपोजिशन को ज्ञात करने के लिए हमें इम्पीडेंस निकालनी पड़ेगी, जिससे हमें करंट की वैल्यू मिल सकती है, कैलकुलेशन में मदद मिल सकती है। तो उस फॉर्मूले को ज्ञात करते हैं। तो उसको फॉर्मूला ये इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस यानी होता है प्रतिबाधा, जिसको जेड से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी, क्योंकि दोनों जो है करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, इसलिए यहाँ पे ओम ही इसकी यूनिट होगी। अब यहाँ पे ये फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला देखते हैं। फेज एंगल या फेज डिफरेंस के लिए फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC/R। RLC सीरीज एसी सर्किट, इसमें क्या है कि तीनों लगे हुए RLC को हमने तीनों को कनेक्ट किया सीरीज फॉर्म में। तो इसमें भी करंट क्या है, कॉमन रहेगा। वो करंट वो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, तो VR वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो VL वोल्टेज ड्रॉप करेगा। कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगा तो VC करंट ड्रॉप करेगा। तो
इन तीनों के वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं, आप जानते हो पहले से। अब यहाँ पे देखना है कि करंट कॉमन है, तो करंट वाली चीज़ जो है, करंट रेजिस्टेंस में करंट की दिशा में किस ओर जा रही है, वो ओर जाने वाली इंडक्टर और कैपेसिटर वाले को सेलेक्ट करना। तो ये सेलेक्ट किया हमने और ये सेलेक्ट किया। तो इन तीनों के बेस पे हमें क्या करना है, एक वेक्टर डायग्राम फॉर्म बनाना है। तो हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए करंट जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में एक बड़े करंट बना दिया हमने, ये करंट बना दिया। अब करंट यहाँ पे अब आगे करंट आगे पीछे हो सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने करंट को यहाँ पे लिखा है और वोल्टेज को यहाँ से देख के हमने यहाँ पे VR लिख दिया है। उसके बाद इंडक्टर में तो यहाँ पे करंट तो बन गया, अब बचा क्या, VL बचा। VL किस साइड जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो हमने क्या किया है कि VL की वैल्यू जो है ऊपर की ओर बना दिया है। फिर उसके बाद कैपेसिटर में VC की वैल्यू जो है नीचे की ओर जा रही है, तो VC की वैल्यू जो है नीचे की ओर बना दिया है। अब बात आती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इसके XL की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू जो है एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। उस केस में हम VL की वैल्यू अगर मान लेते हैं कि VL की वैल्यू जो है ज़्यादा है VC की तुलना में, तो VL की वैल्यू बड़ी है VC की तुलना में, तो हम जो है इस केस को लेके चल रहे हैं। VL की वैल्यू बड़ी है VC की तुलना, इसलिए VL माइनस VC लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो ये दोनों की वैल्यू माइनस करके एक वैल्यू आएगी। हमने मान लिया कि यहाँ तक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे मार्किंग कर लिया। उसके बाद जो है ये आपका VR और जो अभी VL माइनस VC आए, उन दोनों में एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, जो हमने ये वाली वोल्टेज बता दिया ये। तो इनमें जो फेज एंगल होगा ये फाई से शो किया है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या है कि अगर मान लो VC की वैल्यू बड़ी है VL की तुलना में, तो ये वाली केस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखा कि अब देखो VC की वैल्यू बड़ी है VL से, अब तो इसलिए अपोजिशन डायरेक्शन पे बनानी पड़ी, नीचे की ओर बनानी पड़ी। तो इसलिए यहाँ पे VC माइनस VL की वैल्यू यहाँ पे आई, तो इससे और यहाँ पे वोल्टेज VR, तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट वोल्टेज बना V, यहाँ पे बताया फेज डिफरेंस फाई। अब इसके बाद जो है इन तीनों एलिमेंट्स, ये RLC तीनों कंपोनेंट्स एलिमेंट्स में तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही। क्यों, इंडक्टर में XL होता है, कैपेसिटर में XC होता है, तो ये इनके कारण भी क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी इस करंट का फ्लो होने में। अब इस सर्किट में इन सब एलिमेंट्स का जो बाधा उत्पन्न हो रही है इस करंट को रोकने के लिए, वो कितनी होगी, उसको कहते हैं इम्पीडेंस। उस इम्पीडेंस के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इस करंट की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू जो है इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा होती है, Z से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला बनता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ पे बात आती है भाई XL माइनस XC लेकर। अब देखो जहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ये इसके लिए ये फॉर्मूला बना, यहाँ पे XL बड़ी है XC से, ये इसके लिए बना। अगर मान लो ये वाली कंडीशन आती है मगर XC बड़ी होगी XL से, तो इसको उल्टा कर लेना, XC माइनस XL लिख लेना। तो वैल्यू तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा उतना ही, मगर लिखने के लिए गलत ना हो इसलिए अपन ने पहले से बता दिए। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, ओम बनती है। क्यों इसकी ओम क्यों बनती है, क्योंकि सारे चीज़ जो है करंट का अपोज करते, जो करंट का अपोज करते हैं वो सबकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसलिए Z की भी यूनिट क्या बनती है, ओम बनती है। अब इसका फेज डिफरेंस जो यहाँ पे फाई आ रही है, यहाँ पे फेज डिफरेंस जो आ रहा है, इसमें फेज एंगल या फेज डिफरेंस की फाई ज्ञात करते हैं, इक्वल टू फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो यही कंडीशन हुआ, फिर से यही बड़ी वाली कंडीशन पे, मतलब ये XL फर्स्ट वाली कंडीशन, मतलब XL माइनस XL की वैल्यू बड़ी है, या यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि VL माइनस VC वाली, VL की वैल्यू बड़ी है VC से, या XL बड़ी है XC से, XL ग्रेटर देन XC।
तो यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन है। मगर यहाँ पे अपन ये सेकंड वाली कंडीशन लिखते हैं तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, XC माइनस XL लिखना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ तो पूरा ऐसे ही रहेगा।